विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही चुनावी बिसात भी बिछने लगी है। दोनों ही प्रमुख पार्टी आगामी चुनाव को लेकर रणनीतियों के तहत काम कर रही है। एक तरफ जहां जमीनी कार्यकर्ताओं को मजबूत करने का काम किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर दावेदारों को लेकर भी रोड मैप तैयार किए जा रहे हैं। रायपुर में कांग्रेस चुनाव समिति की पहली बैठक हुई। बैठक में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ दीपक बैज समेत समिति के सदस्य मौजूद रहे। बैठक के बाद कुमारी शैलजा ने नेताओं की दावेदारी को लेकर कहा कि दावेदारी को लेकर आगे और भी चर्चा की जाएगी। 17 अगस्त से ब्लॉक स्तर पर आवेदन लिए जाएंगे, जहां से पैनल बनाकर प्रस्ताव पीसीसी को भेजा जाएगा। शुरुआत में आवेदन लेने हैं। आवेदन केवल और केवल, ये मीडिया नोट कर ले और आपके माध्यम से सब लोगों तक पहुंच जाएगी ये बात, केवल और केवल ब्लॉक्स में आवेदन दिए जाएंगे। हम लोग कोई आवेदन नहीं लेंगे। ब्लॉक्स में आवेदन जाएंगे 17 से लेकर 22 तारीख तक जमा किए जाएं। ब्लॉक में 2 ब्लॉक हैं तो 2 में जमा कर दें। फीस हम कोई नहीं ले रहे हैं, एप्लीकेशन फीस कोई नहीं है। हम जो ये आवेदन पत्र है इसको अपलोड कर देंगे, तो लोग उसमें से देखकर भर के दे देंगे, देना शुरू कर देंगे 17 से 22 तक। 24 तारीख तक हर ब्लॉक की मीटिंग हो जाए। उन सभी आवेदनों पर विचार करके अगर वो एक नाम देना चाहें एक नाम दे दें, 2 देना चाहें 2 दे दें, 5 नामों तक वो पैनल बना सकते हैं। कांग्रेस चुनाव समिति की पहली बैठक हुई। बीजेपी में भी लगातार तैयारियों का दौर जारी है। बीजेपी अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव करती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक को लेकर बीजेपी ने भी तंज कसा है। देखो साहब, एक नारा चल रहा है कि भूपेश है तो भरोसा है। भूपेश पे भरोसा केंद्र सरकार को, केंद्र की इनकी कमेटी को नहीं रहा कांग्रेस के। अगर रहता तो टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाते, क्योंकि कल तक तो नहीं थे। जब ये नारा कांग्रेस के हाईकमान को भी लग रहा है कि गड़बड़ है, तो बाकी जनता उस नारे पे कैसे भरोसा करेगी? तो लॉयल्टी का तो सवाल है। आपस में ही एक दूसरे के प्रति लॉयल नहीं है। चुनावी शहमात के खेल में जहां बिसात बिछनी शुरू हो गई है, तो वहीं बैठकों के जरिए जमीन मजबूत करने का काम भी किया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी और कांग्रेस कई नए चेहरों को मौका दे सकते हैं। अब देखना होगा कि दोनों ही पार्टियों की रणनीतियों में जीत का ताज किसके सिर पर सजेगा। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। आज हम बात करेंगे कांग्रेस की उस सियासी चाल पे जिसपे 2018 में चल के कांग्रेस 15 सालों बाद सत्ता तक पहुंची थी। मतलब ये कि ब्लॉकों के जरिए आवेदन लिए जाएंगे अभ्यर्थी के जो चुनाव लड़ने के दावेदार होंगे, और उसके बाद प्रदेश स्तर पे स्क्रूटनी करके पैनल जो है दिल्ली भेजा जाएगा, वहां पे तय किया जाएगा। अमूमन राजनीतिक दलों में इसी तरह के फॉर्मूले होते हैं कि ब्लॉक से लेकर केंद्र तक की इस बात को तय किया जाता है कि कौन प्रत्याशी होगा। लेकिन चुनावी समर में कांग्रेस के इस पुराने फॉर्मूले पे चल के दोबारा सत्ता में पहुंचने की जो बात कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, उसी बात को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। और 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए। पहले उनका ताल्लुक आपसे करा देता हूं। हमारे साथ कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर प्रवक्ता राजू घनश्याम तिवारी जुड़े हुए। घनश्याम जी, आपका बहुत स्वागत है। दूसरी ओर बीजेपी के प्रवक्ता, नवोदित प्रवक्ता है, हम आपका भी स्वागत करते हैं। और वरिष्ठ पत्रकार आर कृष्णा दास जी हमारे साथ बने हुए। कृष्णा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहली बात, मैं निशिकांत जी से सवाल पूछूंगा कि कांग्रेस इस राह पे, मतलब ये कि पुराने फॉर्मूले पे चल के फिर से सत्ता में पहुंचना चाहती है, और आप लोग तंज कस रहे हैं, ऐसा क्यों? तंज कस रहे, देखिए, अगर सरकार में कोई पार्टी है और 5 साल उसने कार्य किया है, तो उस कार्य योजनाओं को लेकर जाना चाहिए, विकास के कार्यों को लेकर जनता के बीच में जाना चाहिए। लेकिन हम देख क्या रहे हैं, हम प्रदेश में चारों तरफ एक नकारात्मक स्थिति देख रहे हैं सरकार के प्रति। हालांकि ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, वो जैसे चाहे वैसे चुनाव लड़ सकती है। लेकिन विषय ये है कि जब प्रदेश में युवा निर्वस्त हो रहा है, महिलाएं घुटने पे चल रही हैं, और जो आपके इतने शानदार वादा थे, जो 2018 में आपने इतने बड़े बड़े वादा करके धोखा पत्र जारी किया था, आपने गंगा जल हाथ में लेके, उन वायदों के साथ आपको जनता के बीच में जाना है। तो विश्वास, बात यह है कि विश्वास अब जनता का कांग्रेस के प्रति नहीं रहा।
अगर जनता के बीच में कांग्रेस के प्रति विश्वास होता तो मुख्यमंत्री स्वयं ये बात तो सेठ मुलाकात में कतई नहीं कहते, ए लड़का तेरा बाप भी कभी सीएम से बात किया होगा क्या, ए लड़की तू राजनीति मत कर। तो जो व्यवहार माननीय भूपेश बघेल जी दिखा रहे हैं उससे ऐसा तो बिल्कुल क्लियर हो गया है कि न केंद्र के इनके जो बड़े नेता हैं उनको इन पर भरोसा है, न जनता के बीच में ये इनको कोई भरोसा है, क्योंकि जनता के बीच में कांग्रेस पार्टी ने विश्वास खो दिया। रही बात जो इतने बड़े सिंडिकेट इनके सीएम सचिवालय में चलाए गए, जिसका ऋषिकांत जी मैं इसलिए टोकूंगा, मेरा सवाल आप क्या जवाब दे रहे हैं? मैंने आपसे पूछा कि कांग्रेस जिस फॉर्मूले पे चलना चाहती है उस फॉर्मूले से चल के सत्ता तक पहुंचेगी, हाँ या ना? आप कहां भ्रष्टाचार और तमाम चीजों को, मैं लौटूंगा आपके पास, लौटूंगा। घनश्याम जी हमारे साथ बने हुए। घनश्याम जी, मेरा सवाल आपसे वही है, 2018 में आप लोगों ने 15 साल के शासन को समाप्त करके आप सत्तासीन हुए थे, फिर से वही फॉर्मूला, क्या वक्त के साथ फॉर्मूले को बदलने की आवश्यकता थी या चुनौतियों को देखते हुए पुराने फॉर्मूले पे आप लोग आ गए? घनश्याम जी। अवधेश जी, देखिए ऐसा है कि अब की बार 75 पार, ये नारे के साथ जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कमर कसी है और एक दृढ़ संकल्प और पक्के भरोसे और इरादे के साथ 4.5 साल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के ऐतिहासिक इस प्रदेश में किए गए कार्यों के आधार पर हम विकास की बात को लेकर, भरोसे की बात को लेकर, न्याय की बात को लेकर जनता के बीच जाएंगे। ये तो रही बात जनता के बीच जाने के मुद्दे की। प्रश्न आपका है कि संगठनात्मक जो हमारे प्रक्रिया 2018 में रही, अवधेश जी मैं आपको बताना चाहूंगा, 15 साल भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर रमन सिंह जी के कुशासन और भ्रष्टाचार की सरकार को तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और वर्तमान के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जिस प्रकार से टिकटार्थियों का चयन, जिस प्रकार से ब्लॉक लेवल से लेकर जिले के साथ, उसके बाद फिर पीसीसी और उसके बाद चुनाव समिति तय करती थी कि प्रत्याशी कौन होगा। कार्यकर्ताओं के बीच से नाम आने का आशा यह है कि कोई भी पार्टी का अगर मजबूत आधार होता है वो संगठन होता है। हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है, जब 15 साल तक सत्ता पर रहे तो बैग वाले कार्यकर्ताओं को पूछते रहे और जब चुनाव हार गए तो इनके बड़े नेताओं ने कह दिया कि कार्यकर्ताओं ने ठीक से काम नहीं किया। भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के संगठन को मजबूत किया है, बूथ लेवल तक ले जाकर उन्होंने कार्यकर्ताओं को ऐसी तैयारियां की हैं जिसकी मिसाल शायद देश के अन्य राज्यों में भी देखने को मिलेगी आने वाले समय में। आज जिस प्रकार से बूथ के आधार पर एक बार मैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए आर कृष्णा दास जी, मैं उनके पास चलता हूं। कृष्णा जी, बूथों पे पकड़ या बूथों की कमेटी पे बीजेपी का पेटेंट है या कॉपीराइट है, ऐसा माना जा सकता है चुनावी मैनेजमेंट की दृष्टि से? आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पुराने फॉर्मूले को लेके आई है, 2018 के फॉर्मूले पे 2023 में चलेगी? 71 विधायक होने की बड़ी चुनौती, एंटी इनकम्बेंसी, मैं केवल विधायकों का जिक्र कर रहा हूं, उस एंटी इनकम्बेंसी को देखते हुए पुराने फॉर्मूले पे आप लौटे हैं कि पब्लिक के बीच से, मतलब कार्यकर्ताओं के बीच से जो नाम आएगा चुनाव समिति उस पर मुहर लगाएगी? आप देखिए कि जब आप बूथ लेवल पे बोले या और विलेज लेवल पे अगर आप अपने कार्यकर्ताओं को निकालने की कोशिश करेंगे तो ये स्वाभाविक है। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी में रहता है कि कोई ना कोई 2 गुट 3 गुट वहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसा बहुत संभव नहीं होता कि एक ट्रांसपेरेंट नाम सामने आ जाए। ये तो आपके जो हाई कमांड है उनको मॉनिटर करना पड़ेगा कि किस नाम पे वो जीरो इन करते हैं, मतलब जिनको वो फाइनल करते हैं। तो मुझे लगता है कि नाम आएंगे वो अच्छी बात है, लेकिन वो फाइनल होंगे ये मुझे नहीं लगता, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, दोनों पॉलिटिकल पार्टी के लिए इस बार अवधेश जी इस चीज को आपको गंभीरता से सोचनी पड़ेगी कि कैंडिडेट भी जो है वो सबसे महत्व रखेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी हो और कांग्रेस के लिए भी हो। जो 2023 का चुनाव है उसमें पार्टी से ज्यादा महत्व कैंडिडेट का रहेगा, तो दोनों पार्टी बहुत कॉशियसली कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगी। अगर कांग्रेस ब्लॉक लेवल से नाम मंगवा रही है तो मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है कि कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को एक रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि क्या उसी नाम पे वो फाइनल होंगे। फाइनल तो वही होंगे जो कांग्रेस पार्टी हाईकमांड को अपनी इंटरनल रिपोर्ट मिलेगी और उसके बाद ही इस पर कुछ निर्णय ले पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो नाम आएंगे वो एक कांग्रेस के भीतर जो लोकतंत्र को स्थापित करने की कोशिश है उसके जरिए नाम आएंगे। मैं श्रीकांत जी आपके पास लौटता हूं, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस जिस राह पे चल रही है ऐसे करने के बजाय वो विधायकों के परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट तय कर देती?
बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने उठाया कि देखिए 4.5 वर्षों तक तो आप लोग चर्चा करते रहे कि हमारा परफॉर्मेंस बहुत शानदार रहा, भूपेश से तो भरोसा है, लेकिन लगातार टी.एस. सिंहदेव समेत कई नेता ऐसा बयान देते रहे कि परफॉर्मेंस खराब है विधायकों का। वास्तव में जनता के बीच में जो आपने जहां मुझे बात रोकी, मैं वही कंक्लूड कर रहा था कि जनता के बीच से जो बात आ रही है एक्चुअली क्या है, जो कांग्रेस पार्टी जितनी बड़ी वायदे करके आई थी वो सारे वायदे आज के डेट में जीरो हैं। चाहे आप बिजली बिल हाफ की बात करो, किसी का बिजली बिल आज तक हाफ नहीं हुआ, किसानों को कर्जा माफ किया, किसका किया, सरकारी बैंक या प्राइवेट, ये सारी चीजें जनता के बीच में। एक अदना सा सड़क का निर्माण तो नहीं हो रहा है, लोग आंदोलित हैं अलग से, युवा निर्वस्त हो रहे हैं, तो बहुत सारे विषय हैं। लेकिन मैं महत्वपूर्ण सवाल उठाता हूं कि जब आप ही के मंत्री, आप ही के विधायक जब भ्रष्टाचार की बात अगर जाके विधानसभा के पटल पर उठाते हैं और आपने जांच एजेंसी बनाने की बात कह के आज तक उसका जांच नहीं किया, तो प्रदेश की जनता मूक दर्शक बन के तो नहीं रहेगी ना। इतना शानदार आशीर्वाद आपको दिया गया था, लैंडस्लाइड विक्ट्री किस लिए? शराबबंदी के नाम पे, बेरोजगारी भत्ता के नाम पे, नियमितीकरण के नाम पे, ये तीनों पे कुछ काम नहीं हुआ। जब 10 लाख बेरोजगार 3000 करोड़ रुपए सालाना आप बोलते हो और आखिरी वर्ष में 250 करोड़ रुपए देते हो, उसके बाद अवधेश जी आपका मैं ध्यान चाहूंगा, CMI का आंकड़ा क्या कहता है 0.1%, तो ये बेरोजगारी भत्ता आप किसको दे रहे हो 250 करोड़ रुपए, जब बेरोजगार है ही नहीं प्रदेश में। तो विषय है कि इतना कॉन्ट्राडिक्शन है प्रदेश में। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, जो बूथ स्तर से लेकर पन्ना प्रमुख तक जो कार्यकर्ता हमारे हैं सारे रिचार्ज हैं और सारे तेजी से काम कर, और प्रदेश में जो हमारे 15 साल का विकास का काम था उसको लेके और 5 साल के इनके जो विनाश का काल है उसको लेके जा रहे हैं। और जो ये सरकार आत्मा आनंद में है, 71 सीट के आत्मानंद में ये जो सरकार बैठी है, इसको गलतफहमी हो गई है। खुद भूपेश जी ने NSUI के कार्यक्रम में क्या कहा कि हमारी सरकार बंद तो जाती, रिपीट नहीं होती। ये इनको जानकारी है कि इनकी सरकार रिपीट नहीं हो रही है, ये खुद स्वयं मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। और विधायकों का परफॉर्मेंस तो आपने देखा ही है, टी.एस. सिंहदेव ने क्या बोला, तो लगातार चर्चा में है। निगेटिविटी को लेकर प्रदेश की जनता चारों तरफ जवाब ले लेते घनश्याम जी बने 10 सेकंड और चलिए ठीक है। देखिए मैं वही बात बोल रहा हूँ, प्रदेश के संसाधन को लूट के जो सरकार ATM के रूप में काम करे थे 10 जनपद की, आज उनको चुनावी वर्ष में जनता का याद आ रहा है, सेठ मुलाकात कर रहे जनता से। अगर आपके पास आपने इतना ही शानदार काम किया था तो जनता के बीच में जाते, अब आपको सेठ मुलाकात करने की जरूरत क्या थी? अब जवाब ले लेते घनश्याम जी, क्या जो तमाम आरोप बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे वो, और दूसरी बात 71 विधायक आपके हैं 90 में से, इनमें से टिकट छांटना या टिकट काटना कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं? सबसे पहले तो मैं अवधेश जी, जो आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रहे उसको सिरे से मैं खारिज करता हूं। बिल्कुल 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि विपक्ष आरोप लगाने मात्र से कुछ नहीं होता। अगर हम इसी बात को सिरोधार्य कर लें, छत्तीसगढ़ के अंदर में 4.5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में सिर्फ आरोप लगा रही है। 5 विधानसभा के उपचुनाव हुए, कहीं टिक नहीं पाई। नगरीय निकाय के चुनाव हुए, कहीं टिक नहीं पाई। पंचायती राज के चुनाव हुए, सुपड़ा साफ हुआ। जनता ने सिरे से भारतीय जनता पार्टी के उन आरोपों को नकार दिया। एक बात। दूसरी बात मैं कहता हूं, ये 15 साल की भारतीय जनता पार्टी जिस आरोपों के आधार पर बैसाखी के सहारे चलने की कोशिश कर रही है 4.5 सालों में, किसी भी आरोपों को इन्होंने सिद्ध नहीं कर पाए, क्योंकि मनगढ़ंत आरोप थे। मुद्दा विहीन भारतीय जनता पार्टी कभी बाबा साहब के उस बयानों पर, कभी कांग्रेस की बैठकों को लेकर। अरे भाई, आप हमारे घर में झांकना बंद करिए, यही काम प्रधानमंत्री करते हैं, यही काम आप कर रहे हैं। आप अपना अस्तित्व तो बताइए कि आपने 4.5 सालों में विपक्ष के रूप में किया क्या है। 15 सालों के भारतीय जनता पार्टी और कुशासन को छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। और आप ये भूलिए मत साहब, अभी आपके पाप धुले नहीं है, अभी आपको और विपक्ष में रहकर जनता की आवाज बनने की कोशिश करनी है। क्योंकि सच बात तो यही है कि छत्तीसगढ़ में अगर भूपेश बघेल जी की सरकार ने अगर अपने वायदों को पूरा नहीं किया तो आज राष्ट्रीय पटल पर छत्तीसगढ़ की योजनाओं का डंका नहीं बजता। उदेश जी, नीति आयोग तारीफ नहीं करता, चाहे वो गोधन न्याय योजना की हो, चाहे गोबर योजना की हो, चाहे किसानों से धान खरीदी की योजना की हो। प्रधानमंत्री जी भी भूरी भूरी तारीफ छत्तीसगढ़ की करते हैं, लेकिन प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से पानी पी कर कोस पे गाली जवाब ले लेता हूं। जनता देख रही है और जनता समझ रही है। अगर हमने काम किया है, हमने भरोसा दिलाया है, तो हमें अवसर फिर से मिलेगा। तय कर दिया है कि वो 2018 के फॉर्मूले पे चलेगी और ब्लॉकों से नाम मंगाएगी, प्रदेश स्तर पे चुनाव समिति उस पर निर्णय लेगी। बीजेपी का फॉर्मूला क्या होगा प्रत्याशी चयन को लेके? बिल्कुल बताता हूं आपको। पहले इन्होंने नगर निगम और पंचायत चुनाव की बात की, उसको छोड़े ना, 5 साल चर्चा हो गया। निशिकांत जी, मेरा सवाल है कि बीजेपी का फॉर्मूला क्या होगा
प्रत्याशी चयन को लेकर? सीधा सा सवाल। लगातार उस पे कार्य योजना चल रही है, जनता से चर्चा चल रही है, कार्यकर्ताओं से बात हो रही है, कार्यकर्ताओं के बीच निशिकांत जी, मैं फिर से आपको टोकूंगा, जनता से पूछ के आप लोग टिकट थोड़ी तय करेंगे सर। तय होता है, बिल्कुल होता है अवधेश जी, यही तो बात है भारतीय जनता पार्टी। ठीक, आप कंप्लीट करिए। जी, भारतीय जनता पार्टी के जो सांस्कृतिक मतलब जो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्य प्रणाली है वो ऐसा ही है कि जो जनता के बीच में लगातार अपना काम किया हो, प्रखरता से कांग्रेस पार्टी का मतलब जो विरोध की बात करी हो, जो 4.5 साल लगातार लड़ाई लड़ा हो जनता को, उसको कार्यकर्ता को टिकट दिया जाएगा। लेकिन जो अभी हमारे मित्र बोल रहे थे, मैं वही बोल रहा हूँ कि पंचायत चुनाव बोल दिया इन्होंने, नगर निगम बोल दिया, लोकसभा की चर्चा नहीं की। इनके दुर्ग विधानसभा में, विधानसभा संभाग में 20 विधायक हैं, लगभग 19 विधायक, और वहां पे मंत्री भी है, मुख्यमंत्री भी और गृह मंत्री भी है। क्या हुआ? जनता, वही जनता हमको वोट की थी। तो इतना अहंकार मत रखिए, अहंकार रावण का भी नहीं रहा। आप ब्लॉक अध्यक्ष से अगर नाम मंगा रहे तो इसका मतलब परफॉर्मेंस जो खराब है वो आपने स्वीकार कर लिया, आपने मान लिया कि ये पूरी सरकार का परफॉर्मेंस खराब है, ये पूरी सरकार निकम्मी है, इस सरकार ने कोई एक भी विकास का काम नहीं किया। गोबर तक में घोटाला करने वाली ये कांग्रेस सरकार विकास के एक आयाम को तय नहीं की। एक आयाम तय करती तो जनता के बीच में लगातार जा सकते थे। ये जाते क्यों नहीं जनता के बीच में अपने वादे को लेके? हम जा रहे हैं इनके वादे को लेकर, अपने 15 साल के कार्यकाल को लेकर। प्रदेश की जनता ने लगातार हमको 3 बार आशीर्वाद क्यों दिया? इसलिए दिया कि हम प्रदेश की जनता के विकास के उन्मुख के काम कर रहे हैं। निशिकांत जी, मैं जवाब ले लेता। राजू जी आपके पास में लौटूंगा। एक बार मैं फिर से कृष्णा सर के पास जाऊंगा। सर, जिस बात का जिक्र निशिकांत कर रहे हैं बीजेपी की ओर से कि जनता के बीच में काम करने वाले को टिकट पार्टी देती है, मैं दोनों ही दल से 10-10 नाम गिनवा सकता हूं कि किस तरह से पैराशूट लैंडिंग के जरिए टिकट तय किए जाते हैं, और जो पैराशूट लैंडिंग के जरिए न केवल टिकट तय किए जाते हैं बल्कि चुनाव भी लड़ते हैं और हार भी जाते हैं, उसके बाद संगठन में बड़ा पद भी दे दिया जाता है। बहरहाल कृष्णा जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से फॉर्मूले को लेकर सियासत हो रही है, फॉर्मूला तय हो पाएगा? और जो तय फॉर्मूला होगा क्या उसी पे पार्टियां चलेगी? अवधेश जी, मैंने जैसे पहले भी कहा ना कि ये एक औपचारिकता है, जो ब्लॉक लेवल से नाम मंगाना, जिला स्तर से नाम मंगाना, क्योंकि देखिए आपका अंतिम लक्ष्य जो है वो चुनाव जीतना है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लिए हो या सिर्फ कांग्रेस के लिए हो। तो आप कैंडिडेट वही अच्छा से अच्छा कैंडिडेट देना चाहेंगे। तो अगर ब्लॉक से समझ लीजिए कोई कैंडिडेट है जिसमें पार्टी हाईकमांड को लगता है कि ये चुनाव नहीं जीत पाएगा, तो क्या वो उसको टिकट दे दिया जाएगा? ऐसा कभी नहीं होता। अपनी इंटरनल रिपोर्ट रहती है, पार्टी हाईकमांड के जो सीनियर नेता है उनका अनुभव रहता है, उनके संगठन के जो अधिकारी रहते हैं उनका एक अनुभव रहता है। तो मुझे लगता है कि ये जो औपचारिकता है वो तो करनी पड़ती है, लोकतंत्र है, पार्टियों में भी एक डेमोक्रेसी का जो फॉर्मूला है उसको निभाना पड़ता है। लेकिन आप अंत में आपको ये चीज समझना पड़ेगा उदय जी, देखिए टिकट जो है वो टिकट सिर्फ अंतिम ये नहीं रहता जो चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि टिकट एक माध्यम है। आप चुनाव लड़ते हैं, अच्छे कार्यकर्ता को कई बार ऐसा होता है कि टिकट नहीं मिलता, लेकिन वो भी फिर भी संगठन के लिए काम करता है, चुनाव के बाद में भी उसको एक अच्छा पद मिल जाता है। और नरसिम्हा राव जी इसके सबसे बड़े उदाहरण है। 91 में राजीव जी ने उनकी टिकट काट दी थी, है ना, लेकिन वो प्रधानमंत्री बने। तो ये टिकट मिलना, चुनाव लड़ना, ये कहीं बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य तो ये है कि चुनाव पार्टी के प्रति विश्वास होना चाहिए और पार्टी को कैसे चुनाव जिताना चाहिए, इस पे फोकस होना निश्चित है। मैं बिल्कुल सहमत हूं आपकी बात से। बस वही लक्ष्य है और मुझे लगता है कि दोनों पार्टी अपने अच्छे से अच्छे कैंडिडेट को लाने की कोशिश करेगी। बिल्कुल। घनश्याम जी, आप जवाब देना चाह रहे थे, जवाब दीजिएगा आप जरूर, आप बीजेपी की बातों का। मेरा सवाल वो है कि क्या जिस बात का जिक्र बार बार किया जा रहा है कि पार्टी के इंटरनल रिपोर्ट के आधार पे टिकटें तय होंगी, चेहरे तय होंगे, कुछ रिपोर्ट की जानकारी आपको है? पहले आप जवाब दे दीजिए, फिर इस सवाल का जवाब दे दीजिएगा। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगा 3 करोड़ जनता के विश्वास और भरोसे से बहुमत में आई सरकार को निकम्मा कहना, मुझे लगता है ये कहीं कहीं जनादेश का अपमान भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और मैं इस बात को कह सकता हूं, इसका जवाब आने वाले चुनाव में फिर से इस निकम्मेपन का जवाब भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की जनता देगी। क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी? इनके प्रभारी आते हैं, कहते हैं मुख्यमंत्री को थूक दो, उड़ जाएंगे। छत्तीसगढ़ महतारी के विषय पर अब शब्द की बातें करते हैं। मतलब सत्ता की लोलुपता इनकी देखिए कि भाषा की मर्यादा भी भूल गए। और भारतीय जनता पार्टी ने आपने प्रश्न किया आपके यहाँ टिकट की प्रणाली क्या होगी, तो उसका जवाब अवधेश जी नहीं आया। इनको तो झांकने की
आवश्यकता पड़ती है, जैसा इनका राष्ट्रीय मूल चरित्र रहा है। और भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन और कार्यप्रणाली तब तक दिखाई पड़ती जब तक ये सत्ता पर होते हैं, और जब सत्ता में हटते हैं तो जूतम पैजम भी हमने इस प्रदेश में देखा है। 36 गुटों में भारतीय जनता पार्टी को पहले अपने आप में एक होने की आवश्यकता है। 15 सालों की सरकार में आज इस 2023 के चुनाव में लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास एक चेहरा नहीं है। और 15 सालों की सत्ता को जिस प्रकार से 14 सीटों पर लाकर हमारे कार्यकर्ताओं ने रखा था, जिस भरोसे के साथ हमने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था, जिन पद्धतियों के आधार पर आज अगर हम बूथ से उन कार्यकर्ताओं के, देखिए चुनाव कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है, अगर हमने बूथ से कार्यकर्ताओं से नाम एकत्रित करने की बात की, जिले से एकत्रित करने की बात की थी, इसमें सत्ता की विषय पर कोई विषय ही नहीं है। ये तो संगठनात्मक कार्य है जिसके आधार पर हमने भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश से उखाड़ फेंका, क्योंकि कुशासन और भ्रष्टाचार का जो जड़ इन्होंने छत्तीसगढ़ में पैदा कर रखा था उससे प्रदेश की जनता त्रस्त थी। छत्तीसगढ़ियों का शोषण, आदिवासियों से वादा खिलाफी, किसानों के साथ झूठे वायदे, ऐसे तमाम कारण थे। और मैं फिर से कहूंगा अवधेश जी कि भारतीय जनता पार्टी 15 सालों के वो पाप धुले नहीं है, इस बात को समझना चाहिए। चलिए मैं जवाब ले लेता हूं। निशिकांत जी, क्या आप लोग उसी फॉर्मूले पे, उसी पैटर्न पे 2018 में जिस पैटर्न पे चुनाव में उतरे थे और 15 सीटों पे सिमट गए थे, पैटर्न चेंज होगा? लोकसभा में हमने देखा कि पैटर्न चेंज हुआ कि आपने एक तरफ से सारे सांसदों का टिकट काट दिया। क्या विधानसभा में वो तस्वीर दिखाई पड़ेगी? अवधेश जी, 2018 का चुनाव और 2023 के चुनाव में बहुत अंतर है। 2018 के समय हम सत्ता में थे और कांग्रेस विपक्ष में थी, और लगातार हम 15 वर्षों तक सरकार में थे, तो एंटी इनकम्बेंसी और इनके बहुत बड़े बड़े घोषणा जो थे वो काम किए और हम सरकार से बाहर हो गए। अभी विपरीत स्थिति है। चुनौती सबसे बड़ी कांग्रेस पार्टी के लिए इसलिए है कि जनता के बीच में जो ये वायदे करके आए थे, अल्टीमेटली बात तो इसी पे होगी कि आपने 5 साल पूर्व जो बात कह के आए थे, इतने बड़े बड़े घोषणा, उन बातों का क्या हुआ? जनता आपसे सवाल पूछ रही है और जनता ही ये गाना गा रही है, क्या हुआ तेरा वादा। अब विषय पे आते हैं कि अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि जनादेश का अपमान। अभी 2 दिन पहले जनादेश मतलब जनता को, वोटर को राक्षस बोलते हैं कांग्रेस पार्टी के लोग। हमको उससे संबंध नहीं है। हमारा कंसर्न बस छत्तीसगढ़ को लेते हुए ये है कि छत्तीसगढ़ में जो कानून व्यवस्था ध्वस्त हुआ है, इनके विधायक खुद बोल रहे हैं कि थाने की बोली लग रही है, पोस्टिंग की नीलामी हो रही है, तो कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गया। मुख्यमंत्री कहते हैं शराबबंदी बाद में करेंगे, पहले सूखा नशा। ये बात तो हम लगातार कर रहे थे कि सूखा नशा कारोबार के कारण युवा का अंधकार, भविष्य अंधकार में जा रहा है, परिवार अंधकार में जा रहा है, लेकिन ये मुख्यमंत्री सुनने को तैयार नहीं थे। बात क्या है, प्रदेश के युवाओं के हक को लूटा, महिलाओं के हक को लूटा, बुजुर्गों के हक को लूटा, किसी एक वर्ग को नहीं छोड़ा इन्होंने। आदिवासियों की बात इन्होंने कही। मैं समय का अभाव में जवाब ले लेता। घनश्याम जी, एक लाइन की बात यह है डॉक्टर अवधेश जी कि अगर छत्तीसगढ़ में जितनी समस्याएं ये गिना रहे हैं, इन समस्याओं से सिर्फ अगर कोई प्रताड़ित है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। आज छत्तीसगढ़ की उन्नति और तरक्की, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की जो परिकल्पना हमारे पुरखों ने देखा था और जिसको साकार करने का काम आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कर रहे हैं, निश्चित तौर पर उन सपनों को साकार करने के लिए हम जा रहे हैं। देखिए, पूरे प्रदेश की जनता त्राहिमाम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की जनता का आवाज बन के आ रही है। भारतीय जनता पार्टी उस आवाज पहुंचा रही है। समय अब इजाजत नहीं देता है इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। आपको दिखाई नहीं देगा सत्ता के अंधकार में रहता है तो निश्चित में चर्चा को आगे बढ़ाते। कुल जमा ये कि दोनों ही राजनीतिक दल 2023 में सत्ता में लौटने के लिए, कांग्रेस दोबारा और बीजेपी 15 साल सत्ता में रहने के बाद, 5 साल विपक्ष के बाद सत्ता में लौटने के लिए कमर कस चुकी है। रूट मैप तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह ही कि जनता जनार्दन किस फॉर्मूले पे, किस पार्टी को मैंडेट देगी, किसे बहुमत देगी, आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन इतना तय है कि राजनीतिक दलों की एक एक चाल से, एक एक रणनीतियों से जो राजनीतिक गलियारे में हलचल है वो बेहद ही तेज हो चुकी है। बहरहाल आप तीनों का बेहद शुक्रिया। कृष्णा जी आपका शुक्रिया, निशिकांत जी आपका शुक्रिया, राजू जी आपका शुक्रिया। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। कल एक और नए विषय के साथ आपसे होगी मुलाकात। नमस्कार।